नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। रशिया अपना हथियार मार्केट भारत से बिल्कुल खोना नहीं चाहता है और इसके लिए वो हर जगह से अलग अलग टाइप से अपना प्रयास कर रहा है। जैसा कि आपको बताता चलूं, रॉसबेरॉन एक्सपोर्ट कंपनी जो कि रशिया की है, उसने वापस से एक प्रपोजल दिया है Su-57 को लेकर ट्राइलैटरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बोला था कि रशिया चाहता है भारत के साथ मिलकर वो Su-57 को वापस से बनाए। इस ट्राइलैटरल में उसने जो 3 देश हैं वो हैं रशिया, यूएई और इंडिया। अगर आप हिस्ट्री देखें इंडिया की और रशिया की, तो हम जॉइंटली FGFA भी बना रहे थे। वो इसी तरह से था जैसा Su-30 MKI जो हम यूज़ करते हैं। FGFA का जो बेस रखा गया था वो Su-57 को रखकर ही बनाया जा रहा था, लेकिन 2019 में भारत ने FGFA प्रोग्राम से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बहुत सारे कारण थे। उसमें पहली बात तो कि Su-30 के पैरेलल ही Su-57 को ड्रॉ किया जा रहा था और Su-30 में नो डाउट जो हम यूज़ करते हैं सुखोई 30, उसमें इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली थी और टेक्नोलॉजी भी मिली थी कुछ हद तक। लेकिन इसमें रशिया का भी बेनिफिट था बहुत बड़ा। इंडिया की जो फंडिंग थी, इससे रशिया ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी फंड किया, जिसमें Su-30 और Su-30SM आता है और Su-35 भी आता है। दूसरे वेरिएंट्स भी Su-30 MKI का बना के उसने काफ़ी अलग अलग देशों को भी एक्सपोर्ट किए हैं, जिनमें कुछ कंट्रीज़ मलेशिया हैं, अल्जीरिया हैं और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन इस एक्सपोर्ट में इंडिया को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अभी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है यूक्रेन रशिया की वॉर से, कि हम मेंटेनेंस के लिए वो देश हमारे पास आ रहे हैं अपने सुखोई 30 के लिए। इसमें भी हमको सुखोई 30 में भी इंडिया को लिमिटेड टेक्नोलॉजी ही दी गई थी और FGFA में भी हमें टेक्नोलॉजी पूरी नहीं दिया जा रहा था ट्रांसफ़र रशिया के द्वारा, और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही थी जैसे सुखोई 30 MKI में किया गया था। इसमें इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया, इसलिए FGFA से इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए, और ये बहुत ही सही डिसीजन था इंडिया का उस वक्त। और इसके बाद रशिया Su-57 जो बन रहा था ये काफ़ी स्लो डाउन हो गया और धीमी गति से बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी रशिया ने इसको आगे बढ़ाया और कंप्लीट भी किया, भले ही धीरे लेकिन कंप्लीट किया। Su-57 में जो इंजन लगते हैं अभी, उसमें इसदेलिए 117 और AL-41F1 इंजन लगते हैं, लेकिन रशिया Su-57 के लिए एक एडवांस इंजन बना रहा है जिसका नाम है इसदेलिए 30। रशिया का कहना है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन है और ये डेवलपमेंट में है। ये पुराने रशियन इंजनों से काफ़ी बेहतर है और इसमें लो फ्यूल कंजम्पशंस भी हैं, प्लस इसके सर्विसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसका सर्विसिंग ज़्यादा नहीं आता है, ये रशिया का कहना है अभी तक के लिए। ट्राइलैटरल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रपोजल दिया गया है रॉसबेरॉन एक्सपोर्ट के द्वारा या रशिया के द्वारा कहें तो, इसमें वर्क शेयर का किया गया है। इसमें वर्क शेयर डिवाइड किया गया है 3 देशों में। रशिया कुछ बनाएगा, यूएई कुछ बनाएगा पार्ट्स और इंडिया कुछ पार्ट्स बनाएंगे। मतलब तीनों लोग अपने अपने जगह पे वर्क शेयर डिवाइड करके अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे Su-57 के लिए। और इसमें वर्क शेयर का ट्रांसफ़र भी दिया जाएगा। जो भी वर्क शेयर का चीज़ आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, उसका पूरा टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। यूएई के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि यूएई चाहता है F-35 लेना, बट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हुए यूएई को, अमेरिका जो है यूएई को नहीं देना चाहता है F-35। पर यूएई ये 5th जनरेशन का फाइटर का रिक्वायरमेंट है और यूएई के पास उनका खुद का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई डोमेस्टिक प्रोजेक्ट उनका नहीं चालू है जिसमें वो अपने एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। और यूएई चाहता है कि हम तेल छोड़कर और भी कुछ चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, जैसे छोटे आर्म्स और अभी फाइटर जेट्स पे भी। तो रशिया एक उनके लिए काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, पर इंडिया के लिए शायद इतना अच्छा ऑप्शन ये नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एमका हमारे पास है जो 5th जनरेशन का हमारा खुद का डोमेस्टिक प्रोग्राम है। हाँ, भले ही थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ये हम अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बीते कुछ सालों में इसने अपनी स्पीड थोड़ी तो पकड़ी है। और मुझे ये लगता है कि इंडिया इस ट्राइलैटरल जो प्रपोजल है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और अपना प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ है कि
क्या हम SU-57 को भी नकार रहे हैं? प्रोजेक्ट नकारना एक अलग बात है कि हम उसमें जॉइंटली बनाएंगे नहीं। क्या SU-57 को भी नकारना सही है? इस बात पर एक डिबेट हो सकती है, क्योंकि यह टॉपिक डिबेटेबल है। क्योंकि आपको बता दूं, SU-57 भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही प्लेन है, अच्छा प्लेन ही है, और ये 5th जनरेशन का सबसे कम कीमत वाला फाइटर के एयरक्राफ्ट है ये। अभी आपको बता दूं मैं, काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ने भी ये कहा है कि इंडिया को SU-57 को रिव्यू करके लिमिटेड संख्या में अराउंड 36 की संख्या में लेने चाहिए। ये उनका कहना है, एयरफोर्स चीफ मार्शल जो रिटायर हो चुके हैं उनका, और प्लस काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है। जैसे कि भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट लेने वाला है, फाइटर जेट्स लेने वाले हैं MRFA टेंडर के अंदर, जिसमें अभी तक राफेल ही लीड कर रहा है, क्योंकि हम पहले से ही 36 राफेल ऑपरेट कर रहे हैं और 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। हमारे पास राफेल की पूरी मेंटेनेंस फैसिलिटी है, जिसे हम MRO भी कहते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी भी हमारे इधर डसॉल्ट एविएशन ने खोल दिया है। और भारत इसका लेकर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज भी ले चुका है फ्रांस से। लेकिन फिर भी अगर हम 5th जनरेशन को MRFA में कंसिडर करते हैं, जबकि मैं बता दूं MRFA टेंडर जो निकला है ये 4.5 जनरेशन के लिए निकला है, लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं, एक हाइपोथेटिकली सिनेरियो में देख लेते हैं, अगर हम MRFA के अंडर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को ये करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो भी ये हमें क्या लेना चाहिए, क्योंकि साथ में आप समझिए ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको दे देगा। और एमका का टेक्नोलॉजी भी, अगर रशिया ये बोलता है कि हम आपका खुद का 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट बना रहे हैं एमका, उसकी टेक्नोलॉजीज भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम इस पे थोड़ी सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इंडियन वेपन्स को भी इसमें इंटीग्रेट करने का अगर उसने अप्रूवल दिया तो हम इसको सोचा जा सकता है, एज पर डिफेंस एक्सपर्ट या मेरी खुद की राय में बता रहा हूँ। पर इसमें एक चीज़ है, सबसे पहले इस पर भी एक आता है कि ये देखना पड़ेगा इन फैक्टर्स के बाद भी कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, क्योंकि 4.5 जनरेशन का जो फाइटर जेट्स रहेंगे उसको ऑपरेट करने का कॉस्ट और 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स को ऑपरेशन नाले का, या फिर बताइए कि इसको ऑपरेट करने का, दोनों में से जो भी है 4.5 जनरेशन से जो 5th जनरेशन का ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा ये ज़्यादा ही रहता है। और इस प्लेटफॉर्म को आप 5th जनरेशन ही जब रशिया बोलता है तो शायद इसका कॉस्ट 4.5 जनरेशन से थोड़ा ज़्यादा हो। मतलब SU-57 को कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी चालू है और ये बन चुका है, और चाइनीज़ J-20 फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए ये एक अच्छा वाइबल ऑप्शन है हमारे पास। और रशिया का जो ये प्लेन है ये काफ़ी अच्छा भी है इन कंपैरिजन टू J-20 जो चाइना का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है, इंडिया ने अपने जो भी MRFA का क्लॉज है या कोई भी वेपन जो हम परचेज करेंगे बाहर से, उसमें एक क्लॉज रखा है हर किसी में फिक्स कि जो भी वेपन हम बाहर से लेंगे उसमें 50% का मिनिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया से होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो या हार्डवेयर के हिसाब से हो, और वो होना भी चाहिए इंडिया के थ्रू ही। मीन्स जो भी चीज़ बनेंगी ये भारत में ही बनेंगी। 50% का जो कंट्रीब्यूशन आप टेक्नोलॉजी का दोगे, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, वो भारत से ही बननी चाहिए। तो अगर फ्यूचर में हम SU-57 भारत लेता भी है रशिया से, इनफैक्ट लिमिटेड संख्या में भी लेता है, तो भी रशिया को 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर हम 36 भी लेते हैं तो भी रशिया को 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। तो SU-57 इंडिया लेगा कि नहीं लेगा, इसका पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं लेगा, इसका ज़्यादा है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि इंडिया इसको लेने जाए। हाँ, लेकिन चाइनीज़ फाइटर को काउंटर करने के लिए सच में ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, पर अगर MRFA के अंडर रशिया का ये प्लेन सेलेक्ट होता है तो शायद हम सोच सकते हैं कि इसको लेने का। और इसमें जो वही मैंने बताया कि कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट फैक्टर जो है वो सबसे पहले आता है, और बाकी चीज़ें भी इसके साथ साथ बहुत सारी हैं जिसमें आएगा।
अभी देखना ये पड़ेगा कि एमआरएफए में सेलेक्ट कौन होता है और ये रशियन प्लेन्स कितना सक्सेसफुल होते हैं। अभी इंडिया इसके ऊपर कोई जवाब दिया नहीं है प्रॉपरली। और एक बात आपको बता दूं, एमआरएफए में जो भी फाइटर जेट सेलेक्ट होंगे, जो भी एमआरएफए में 114 फाइटर जेट सेलेक्ट होंगे, उनमें इंडियन वेपन्स लगाए जाएंगे। ये भी इंडिया ने एक क्लॉज डाला है, जैसे कि ब्रह्मोस, अस्त्रा, अपना एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जो भी इंडियन मेड है, डोमेस्टिक मेड हमारे मिसाइल्स या वेपन्स है, ये भी इंटीग्रेट होंगे 114 एयरक्राफ्ट में एमआरएफए टेंडर के अंदर, जो हम लेने वाले हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा। ब्रह्मोस एनजी का भी बात किया गया है। इन सबको देखते हुए मुझे ये लगता है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इंडिया को लिमिटेड संख्या में Su-57 लेने चाहिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट एमका है 5th जनरेशन का, ये थोड़ा डिले चल रहा है और इसको कंप्लीट होने में लगभग 10 साल से 12 साल जाएंगे। तब तक हम ब्लैंक नहीं रख सकते हैं उस जगह पर, तो हमें लिमिटेड संख्या में ये प्लेन्स लेने चाहिए। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।